हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 25 मई। आप इन्हें याद रखेंगे डेट को। और देखते हैं आज क्या क्या खास मुद्दे दिए हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में। मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि फैक्ट को यहाँ से कलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला देख लेते हैं। अभी छठा चरण का भी चुनाव होना है। आपको पता ही है लोकसभा में 543 सीट पे इलेक्शन हो रहा है। ओके, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था, प्रधानमंत्री बनना है तो मिनिमम कितना ही चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर दो कंडीशन था, एक 30 वर्ष लिखा हुआ था, 25 वर्ष लिखा हुआ था। इसका जवाब जो है 25 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, आपको पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको किसी लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का मेंबर बनना होता है। तो लोकसभा के लिए आपको 25 ईयर जो है मिनिमम चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 चाहिए ना। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर पूछने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है। फिर आइए इलेक्शन कमीशन पे। इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324। मैंने कई बार इसको जिक्र किया है और मैं बार बार करूंगा जब तक कि ये चुनाव आयोग आता रहेगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चुनाव आयोग जो अभी न्यूज़ में क्यों आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके जो एक अध्यक्ष हैं और दो जो इसके मेंबर हैं, उनको अपॉइंटमेंट को लेकर उनका कैसे नियुक्ति किया जाएगा उसके लिए एक प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में एक पैनल बनाया गया था। ठीक है, इसलिए जो काफ़ी चर्चा में रहा था। और यहाँ पे मुद्दा ये भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को वहाँ पे शामिल नहीं किया। लेकिन ये जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये ठीक है, ओके, ये हो गया यहाँ पे। दूसरा देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मतदाता आंकड़ा वेबसाइट पर जारी करने का मामला, कुल मिलाकर जो इलेक्शन जब हो जा रहा है जो भी चरण का, तो उसका डाटा पब्लिश कीजिए, कितने लोग वोट दिए हैं, कितना परसेंटेज हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन क्या कैसे पूछा गया है पिछले बार स्टेट बेसिस में। यहाँ पे जो जज की संख्या जो बढ़ाया जाता है ना, अभी आप देखोगे कि जेपीएससी का भी हुआ था तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखोगे तो वहाँ पे फिर बीपीएससी में भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? जज को अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और कॉलेजियम सिस्टम याद रखिएगा, ये वही सिस्टम है जो कि नामों का सिफारिश करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम एज कुछ नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिएगा 65 साल तक आप जो है मैक्सिमम जो है आप रहोगे वहाँ पे हाई कोर्ट के जज, है ना, 65 साल। तो यहाँ पे मिनिमम एज को लेकर कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है ना 360 आर्टिकल के तहत, अभी तक लगा नहीं है देश में, अगर ना कभी लगेगा, लेकिन ऐसा प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने जजेस वगैरह है ना, सबकी सैलरी और पेंशन वगैरह सब कटेंगे। लेकिन एकमात्र जो है ना, जो भारत के प्रथम व्यक्ति है, कौन है? राष्ट्रपति, उनका सैलरी नहीं कट होता है। याद रखेंगे ये फैक्ट, क्वेश्चन पूछा गया है। चुनाव आयोग के बारे में भी हम लोग डील किए थे, 324 जो डील करता है चुनाव आयोग का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे याद रखिए सिखों का नरसंहार को लेकर है, तो यहाँ पर सिख से याद रखिएगा, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। और टोटल जो है 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। कौन कौन सा? बौद्ध, जैन, पारसी, ठीक है, सिख, ईसाई और मुस्लिम। 6 जो कम्युनिटी ना, ये आपके माइनॉरिटी में आते हैं। आपको बता दें, किसी भी कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिलने से वो अपने रुचि के संस्थान स्थापित कर सकते हैं, अपने लिपि अपनी भाषा कंजर्व करने के संस्थानों का यहाँ पे क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अब बहुत सारी जो है माइनॉरिटी को वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्कीम चले जाते हैं। रोशनी हो गया, ठीक है, उड़ान हो गया, ये तमाम जो स्कीमें चलाए जाते हैं माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। ठीक है, चलिए, उनके सशक्त करने के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे वोटर को लेकर। देखिए, दिल्ली की युवा मतदाताओं ने बताई अपनी प्राथमिकता युवाओं को पहला पहला वोट रोजगार को लेकर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से नहीं, क्वेश्चन पूछता है वोट देने का अधिकार। आर्टिकल 326 याद रखिएगा आपको। 326 के तहत जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देने का, अगर आप 18 या 18 प्लस हो गए हैं तो। क्लियर है? क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करके, तो ये चीज़ आपको दिखेगा। तो फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में फ़र्क क्या है, मैंने इसको भी बताया आपके साथ डिस्कस किया है। फंडामेंटल राइट है कि अगर उसका उल्लंघन वायलेशन होता है ना, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट के केसेस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आप जाओगे लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलिए, और के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, दिल्ली वालों का उपराज्यपाल का संदेश, याद रखिए आज का दिन ड्यूटी छुट्टी नहीं बल्कि ड्यूटी है। तो इलेक्शन अभी आज जो है आपके झारखंड के रांची में, रांची जो जिला है आपका, जो कैपिटल है, वहाँ पर भी आज इलेक्शन का डेट है, 25 जनवरी है। तो यहाँ पे बात की है कि जो आपको छुट्टी दिया गया है वोट देने के लिए, तो आप उसको छुट्टी नहीं माने बल्कि उसको एक ड्यूटी माने, अपना कर्तव्य माने। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे उपराज्यपाल को लेकर और दिल्ली के जो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को लेकर। आप नॉर्मल राज्यों में देखोगे, बिहार जो हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, माफ कीजिएगा,
हाँ, गवर्नर के अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इन राज्यों में आप देखोगे तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, लेकिन दिल्ली का केस में करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है? दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति किए थे। ठीक है? इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखिएगा, दिल्ली आते रहता है न्यूज़ में, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है। 61 भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो 61 है ना, आप पहले जो वोट देने का अधिकार था मिनिमम 21 वर्ष हुआ करता था, अब उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आगे बात करें चले तो देखिए, विभा कुमार आपको पता ही है, दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनके साथ ये जो है मारपीट किए थे, और ये अभी विभा कुमार है, तो इन पर आरोप चल रहा है, अभी इन पर भी ठीक है जांच वगैरह चल रहा है, तो इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क होता है। जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी व्यक्ति को रखा जाता है, आरोपी को रखा जाता है, तो उनसे इंक्वायरी करने के लिए जो है ना पुलिस को पहले कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में चल जाता है ना कोई व्यक्ति, तो वहाँ पे कोर्ट से परमिशन नहीं लेगा, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी, और ये सब पता ही है आपको पुलिस पूछताछ कैसे करती है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, भाजपा ने दिल्ली में 131 जनसभाएं की, सबसे ज़्यादा शिवराज रहे, हमको इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछता है भाजपा, ठीक है, कांग्रेस, टोटल 6 पार्टी है देश में, टोटल 6 जो है ना नेशनल पार्टी है, इसमें आप पार्टी भी आता है और बीएसपी भी आता है, एनएनपी भी आता है, आप इन्हें याद रखेंगे। टोटल 6 नेशनल पार्टी है, और ये नेशनल पार्टी है या नहीं है, इसका घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। यहाँ पे एडिटोरियल पेज में, ये महत्वपूर्ण पेज होता है मेंस वगैरह में, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। दाल को लेकर यहाँ बात किया जा रहा है, दाल में जो है ना हम लोग आत्मनिर्भरता नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट है अदर कंट्री पे। ये इस पे बात किया गया, आपको बता दें, तुअर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, इस पे एमएसपी जो है अनाउंस किया जाता है। एमएसपी आपको बता ही थे, 23 फसल इसमें इंक्लूड होता है। दाल के मामले में भी एमएसपी जो है यहाँ पे अनाउंस किया जाता है। पीटी में पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, एमएसपी का मतलब क्या होता है? सरकार जो है किसान को आश्वासन देती है कि अगर फसल का उत्पादन अधिक हो जाता है तो उसका रेट हम गिरने नहीं देंगे, आप लोग रेट गिरने के डर से जो है आप प्रोडक्शन को कमी मत कीजिए। ठीक है, ये हो गया आश्वासन। आपको बता दें यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मुद्दा इसलिए आ गया है क्योंकि भारत जो है ना अदर कंट्री से क्या करती है, इम्पोर्ट करती है। तो मान लीजिए दाल का कीमत बढ़ता है और सरकार चाहेगी कि अपने ही किसानों से हम दाल को खरीद लें, तो किसानों को फायदा होगा। लेकिन सरकार यहाँ पे ना इस तरह का जो है नीतियों को नहीं अपना रही, वो क्या कर रही है, बाहर से मंगवा ले रही है सस्ते में मिला के, इससे किसान को नुकसान ना होगा। इसी पे पूरा आर्टिकल बात किया गया। फिर ये संक्रमण को लेकर बात किया जा रहा है। ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जलवायु परिवर्तन को लेकर जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जलवायु परिवर्तन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, तो आपको बता दें जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, सबसे अधिक जो है असर सेहत पे पड़ता है, स्वास्थ्य पे पड़ता है, नई तरह के जीवाणु जो पनप जाते हैं और उससे जो है पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जलवायु परिवर्तन के आप इम्पैक्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, जापानी बुखार, ये सब तमाम बीमारियां जो है बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब जो है ना एक प्रदूषित वातावरण में रहने के कारण होता है। मेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट दिखा है अपने स्वास्थ्य पे, तो आप यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख के अपने आंसर को यहाँ पे क्या करोगे, परिपूर्ण करोगे। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो हमें जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है यहाँ पे, मुझे खास नजर तो नहीं आया। देखिए, अभी बांग्लादेश के एक सांसद थे ना, उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है, भारत में ही। तो इलाज करने के लिए आए थे, कोलकाता में आए थे इलाज करने के लिए, तो वहाँ के ही लोग, यहाँ पे देखिए आरोपी है ये, तो उनको मर्डर कर दिया उनके ही घर पे, और उनका लाश को जो है ना टुकड़ों टुकड़ों करके फिर अलग अलग जगहों पर ठिकाना कर दिया। आरोपी पकड़ा गया, पूछताछ चल रहा है। आरोपी जो है अगर प्रोफेशनली बात करें तो कसाई था, तो कसाई लोग जानवर करते हैं, किस तरह के मांस उस काटते रहते हैं, तो उनको आदत हो जाता है मांस काटने का। इस तरह जो है इनका बॉडी को भी क्या कर दिया गया, छोटे छोटे पीस में कर दिया गया था। ठीक है, आरोपी पकड़ा गया, अब इस पर कार्रवाई चल रहा है, और जो जो भी इसमें संलिप्त हो गए सबको अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, इस आर्टिकल में पढ़ने के बाद भारत का बढ़ता प्रभाव बहुत ध्रुवीय विश्व के लिए जरूरी है। देखिए, भारत का मजबूत होना और वैश्विक पटल पर भारत का और स्ट्रांग होना ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है। देश जो है ना 2-3 गुट में बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भारत को यहाँ पर स्वतंत्र रहना होगा, भारत को मजबूत होना होगा। आपको बता दें वैश्विक चुनौतियाँ क्या क्या है, भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिक्स है, भू अर्थव्यवस्था, भू प्रौद्योगिकी, ये सब है आपका क्या है वैश्विक चुनौती में। आप देखोगे यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है, रशिया यूक्रेन, फिर पश्चिमी एशिया में जो हिंसा चल रहा है, आप इजराइल और हमास वाला देख सकते हो। एशिया हिंद प्रशांत महासागर पे अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है नहीं मान रहा है लोग, वहाँ पे तो कंट्री लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये हो गया। फिर हम बता दें आपको आपूर्ति श्रृंखला, फिर वैश्वीकरण से उत्पन्न अत्यधिक संकेंद्रण, फिर राष्ट्रों का आर्थिक वर्चस्व का इस्तेमाल, ये तमाम जो है वैश्विक चुनौतियां हैं। मेंस में पूछता है कि वर्तमान में आप वैश्विक चुनौती को क्या क्या दे सकते हैं, इसमें आतंकवाद भी आप डाल दीजिएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पे हिंसा भी आप डाल दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानना, ठीक है, मनमाना करना। इस तरह के मुद्दे को आप तभी लिख पाओगे जब आप आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो तब। तो यहाँ पे मेधा पाटकर का नाम याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे मेधा पाटकर, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कभी-कभी पूछा जाता है चिपको मूवमेंट जो था आपका बहुगुणा करके थे ना एक व्यक्ति, जिनका हाल में मृत्यु हो गया था। ये सब क्वेश्चन जो है एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पूछ लिए जाते हैं। मेधा पाटकर का नाम याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन और आपके बहुगुणा जो चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, शीर्ष अदालत ने देगी चुनौती ममता बनर्जी, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र रद्द करने का मामला। अभी ओबीसी का जो है ना वहाँ पे दर्जा दिया गया था, तो उसको कैंसिल कर दिया गया, सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो लोग एलिजिबल नहीं थे। आपको बता दें ओबीसी का जो आरक्षण आपको मिलता है 27%, जो शिक्षा में और शिक्षा और नौकरी में, ये एक कमीशन था मंडल आयोग, 1979 में आया था मंडल आयोग, याद रखिएगा। इसी को मंडल कमंडल का भी नाम दिया जाता है। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए समान नागरिक संहिता, आप डीपीएसपी पढ़े होंगे ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 44 याद रखिए, इसमें समान नागरिक नागरिक संहिता के बारे में बात किया गया। गंगा सागर मेला की अगर बात करें तो ये जो है मेला आपका पश्चिम बंगाल में लगता है, और ये क्वेश्चन वनडे गेम में बहुत बार पूछा गया, तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। और और मुझे कुछ इसमें खास नजर नहीं आ रहा है। अभी आपको पता है ना पुणे में जो अभी कार एक्सीडेंट हुआ था, पोर्श जो था लिम्बोर्गिनी वाला जो गाड़ी था 2 करोड़ के आसपास था, तो जो एक्सीडेंट से 2 इंजीनियर लोग की मौत हो गई थी, तो कपल थे वहाँ पे। तो जो भी आरोपी हैं, आरोपी के साथ जो भी यहाँ पे लोग थे, आरोपी के पिता हो गए और उसके जो फैमिली वगैरह थे, सबको जो है न्यायिक या जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी के बारे में थोड़ा देर पहले बात किए थे, यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम किया है यहाँ से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आरोपी और आरोपी की फैमिली की तरफ से यह कोशिश किया गया कि जो गाड़ी चला रहा था ना उसका बेटा जो था 17 साल वाला, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका बेटा नहीं चला रहा था बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था। ये कोशिश दिखाने की कोशिश किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसको पकड़ लिया और उसके जो है इस प्रयास को नाकाम कर दिया, ठीक है। देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो माइनर है तो इस पे जो है जुवेनाइल वाला एक्ट चलेगा, ठीक है, जिसको बाल सुधार गृह बोलते हैं, लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि इसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये कारनामा किया है ना ये, इसको पता है कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं, और ये शराब वगैरह पी रहा था, उसके बाद गाड़ी चला रहा है बेलगाम की तरह से। इस पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई माइनर वाला कांड किया नहीं है, सज़ा तो मिलना ही चाहिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे पे जब हम लोग बात करते हैं तो ये आर्टिकल देखने को मिला, ये आर्टिकल जब पढ़े पूरा, ठीक है, आयोग के चुनाव के बारे में, यहाँ पर 2-3 डीप फेक जो शब्द था याद रखिए। डीप फेक पता है ना, इसका शिकार जो है आपको बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे अमित शाह भी हो चुके हैं, तो गृह मंत्री हैं। क्योंकि डीप फेक के माध्यम से क्या होता है, जो वीडियो होता है और ऑडियो होता है ना, उसमें वांछनीय तरीके से परिवर्तन कर दिया जाता है, और आप यहाँ पे आप पकड़ नहीं पाओगे कि वो वीडियो जो है एडिटिंग किया गया है या उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। तो डीप फेक का यूज़ होता है मशीन लर्निंग, ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करके जो यहाँ पे डीप फेक का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है, कंसर्न बन रहा है। अब आप देखोगे रश्मिका मंदाना वाला भी केस आया था न्यूज़पेपर में, कि एक लड़की के साथ जो है एडिटिंग कर दिया और वैसे दिखाया गया कि वो रश्मिका मंदाना ही है, लेकिन जब उसने रश्मिका मंदाना जी ने वहाँ पे क्या किया, रिपोर्ट किया, तब जाके ये मामला का खुलासा हुआ। फिर बता दें जामताड़ा भी इसमें न्यूज़ में आया है। जामताड़ा को पता है ना, साइबर ठग के लिए काफ़ी फेमस है, पूरे भारत में नहीं, पूरे झारखंड में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे आप देखोगे कि इतना गरीब पिछड़ा राज्य जिला होने के बावजूद ये साइबर में इतना विश्व गुरु कैसे बन गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आगे। तो जामताड़ा याद रखिएगा, जामताड़ा जो झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, और ये साइबर ठगी के लिए काफ़ी फेमस रहता है। उसके बाद हम आएँगे घर के पास, देखिए मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट परिसर को लेकर, स्थानांतरण को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। देखिए, उत्तराखंड जो हाईकोर्ट परिसर है ना, चेंजेस करने की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है हाईकोर्ट को लेकर। अब बीपीएससी में पिछला बार पूछ दिया था कि यहाँ पे जज को अपॉइंट जो करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी संख्या बढ़ाया जाना है ना, हाँ, इतना लोग जो हैं जज रहेंगे, तो वो संख्या जो पावर दिया गया है राष्ट्रपति को, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, और कन्फ्यूज़ करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन पता है क्या दिया दिया था? संसद दे दिया था, क्योंकि संसद सब जानते थे। लोग संसद को टिक मार दिए, जब आंसर घर में आए मिलाएँ तो देखे गलत हो गया। इससे बचना है सब गलतियों से। इसलिए मैं बार-बार ज़िक्र करता हूँ कि छोटी-मोटी गलतियों जो 2-4 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम में, वो नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आरबीआई का अप्रत्याशित लाभ और सकारात्मक है, नई सरकार को देगा बल। देखिए आरबीआई को पता है ना 2.1 लाख करोड़ रुपए जो अभी सरकार को दिया है, तो उसने प्रॉफ़िट कमाया।
आपको बता दें आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीआई को पावर जो है ना संविधान से नहीं मिलता है, बल्कि एक्ट बनाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934, याद रखेंगे इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो अपना प्रॉफिट है, ये जो सरकार को दिया है, तो सरकार को राजकोषीय जो घाटा से निपटने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे दिल्ली मुख्यमंत्री में अरविंद केजरीवाल ने कहा फर्जी है शराब घोटाला। मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, मज़ा आएगा इसमें। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार, ये पिछला बार पेपरसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी वर्तमान में कितना है? 648 बिलियन अमेरिका डॉलर। ठीक है, रिजर्व है हमारे पास, फॉरेन रिजर्व। और इसमें कौन कौन सा मुद्दा, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है इसमें कौन कौन सा चीज़ शामिल होता है? गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होता है, 2 हो गया। थर्ड हो गया एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट वाला। और आईएमएफ के पास जो हमारा रिजर्व रखा है ना, वो शामिल होता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीपीएससी से बहुत बार पूछा गया, पिछले बार भी पूछा गया था, आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। आपको बता दें फॉरेन जो रिजर्व जो करेंसी है, एसेट है हमारा, इसमें सिर्फ डॉलर ही नहीं है, बल्कि युआन है, येन है, और तमाम करेंसियाँ भी इसमें जो है शामिल है। ठीक है, तो आसानी है कि इग्नोर कर देना चीज़ों को, समझते रहना। समय कितना हो गया? 15 मिनट हो गया। आपको पता ही ना, ईरान में जो है अभी आपका हेलीकॉप्टर हादसा में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे और इब्राहिम रईस और वहाँ के कौन थे? फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर ना, फॉरेन नहीं, विदेश मंत्री, हाँ विदेश मंत्री का निधन हो गया। तो आप इस कांड को याद रखिए, क्वेश्चन वनडे में पूछ सकता है। फिर यहाँ पे आगे जब बढ़ेंगे तो एक और मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ हमारा चल रहा है एफटीए बात चल रहा है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। देखिए इलेक्शन के कारण जो अभी ये मामला टल गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो द्विपक्षीय व्यापार जो होता है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन जो मेंस में पूछेगा आपका, बीपीएससी का आप मेंस वगैरह दोगे ना, वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पूछता है। बताइए अभी हाल ही में किस किस देशों के साथ एफटीए किया, भारत को एफटीए से क्या फ़ायदा होगा, और किन देशों के साथ अभी हाल में एफटीए जो है करार कर लिया गया है, और किन के साथ अभी बातचीत चल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है मेंस में फ्रेम करता है, याद रखिएगा। तो द्विपक्षीय जो समझौता है ना, वो है आपका एफटीए। एफटीए के माध्यम से द्विपक्षीय समझौता को यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बात किया जाता है। फिर हमें बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। ठीक है, और इजराइल को रफ़ा से इन अभियान को रोकने का रफ़ा जो है ना, वहाँ पे इजराइल हमला कर रहा है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव दिया जा रहा है इजराइल को कि आप हमला ना करें। आपको ये बता दें कि अभी जो है फ़िलिस्तीन को जो है ना, अभी स्पेन हो गया, आयरलैंड हो गया, इन तमाम यूरोपीय कंट्री ने देश की मान्यता दे दिया। तो स्टेट थ्योरी भी याद रखिएगा, बार-बार न्यूज़ में आ रहा है। नहीं आता है तो फिर भी मैं आपके साथ ज़िक्र कर देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब पूछा गया हम इसको छोड़ेंगे तो नहीं। मैसूर में फ़िल्म निर्माता के, आपको पता है ना, फ़िल्म निर्माता महोत्सव में जीता प्रथम पुरस्कार। अभी भारत का एक मूवी था, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन्स टू नो, इनको जो है प्रथम पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट को। फिर है यहाँ पे, आगे बात करें यहाँ पे। आज आर्टिकल पढ़ने में मुझे ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट खोजना बहुत मुश्किल होता है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और ये पूरा पेपर को ख़त्म करने में मुझे 3 घंटे का समय लगता है। चलिए कोई बात नहीं। सीडीएस याद रखिएगा, अभी सीडीएस कौन है? हमारे अनिल चौहान जी है, जनरल अनिल चौहान, याद रखेंगे आप सीडीएस। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बी कामत। ये सब वनडे एग्जाम में जैसे सीजीएल वगैरह देता है ना, ठीक है, जो ग्रुप बी ग्रुप सी का जो एग्जाम होता है, वहाँ पे आपको पूछ लेता है डायरेक्ट फैक्ट, या मैचिंग के फॉर्म में पूछ लेता है, तो ये सब याद रखना है आपको। इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे 2-3 फैक्ट ये है। सुनील छेत्री जी का नाम याद रखिएगा, फुटबॉल प्लेयर भारत के, और वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा अभी फीफा जो खेल रहे हैं उसके क्वालीफायर के लिए, ठीक है, सुनील छेत्री याद रखेंगे। और फीफा के लिए भी क्वालीफाइंग जो मैच होगा अभी कुवैत के साथ, उस पर बातचीत चल रहा है मतलब। और यहाँ पे याद रखिएगा, और मुख्य इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अगर आपको लगता है कुछ खास है तो आप लोग पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और अगर अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पढ़ के कमेंट को, और रिप्लाई करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।